सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और आज देखें द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेट नंबर 43। फ्रेंड्स, इसके पूर्व वीडियो में सेट नंबर 42 में जैसा कि मैंने बताया था कि मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट को एकत्र करता है, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें मुख्य रूप से दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। और मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि वृक्क मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है। वृक्क का कार्य विषैले पदार्थ जैसे यूरिया एवं कुछ अन्य अवशिष्ट लवणों और रक्त में मौजूद अतिरिक्त जल का पीले तरल, जिसे मूत्र कहा जाता है, के रूप में उत्सर्जन करना है। वृक्क स्वयं के बीज की आकार की रचना है। हर मनुष्य में दो वृक्क होते हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि वृक्क की रचना में नेफ्रॉन शामिल होते हैं, अर्थात नेफ्रॉन वृक्क का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से एक वृक्क का निर्माण होता है और इसे उत्सर्जन की इकाई भी कहते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया कि नेफ्रॉन की शुरुआत बोमन्स कैप्सूल से होती है और बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें रक्त आकर छनती है और पुनः शरीर को वापस हो जाती है। और इसी कड़ी में मैंने डीसीटी, पीसीटी, लूप्स ऑफ हैंडल्स की चर्चा की और डीसीटी किस प्रकार से पुनः कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है और रेनल पेल्विस के माध्यम से जो यूरिन है कंसंट्रेटेड, वह शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की चर्चा करूंगा। और जैसा कि इस वीडियो को मैंने द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन ह्यूमन पर ले जाकर इसके पूर्व को वीडियो को छोड़ा था, आज वहीं से मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में आपको बताया, यूरिन इज फाउंड इन द 3 मेन स्टेप्स, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion. Glomerular filtration is followed by the selective reabsorption and tubular secretion. और इस क्रम में मैंने बताया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन which is the first step of the urine formation. Glomerular filtration is the first step in the process of the urine formation. Glomerular filtration is the filtration of the blood carried out by the glomerulus. About 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. It occurs when the blood enters the blood glomerulus through an afferent arteriole. Due to glomerulus blood pressure, the water and a small solute moves from the glomerulus to glomerular capsule. The blood flows through the glomerulus. Small molecules such as water, urea, salts, glucose, and other plasma solids are filtered out of the blood, called glomerular filtrate, whereas larger molecules such as protein, blood cells, and other large molecules are retained in the blood. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस से गुजरने पर रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण, यूरिया और जल जैसे तत्वों में सिर्फ छोटे अणु ही इससे गुजर पाते हैं और बोमन्स कैप्सूल में साफ होकर जमा हो जाते हैं। ग्लोमेरुलस केशिकाओं से प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं जैसे बड़े अणु नहीं गुजर पाते और रक्त में ही रह जाते हैं। नेफ्रॉन की छोटी नली ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण और जल जैसे चुनिंदा उपयोगी पदार्थों के रक्त कोशिकाओं में पुनः अवशोषण की अनुमति देता है, लेकिन यूरिया छोटी नली में ही रह जाता है और रक्त केशिकाओं में पुनः अवशोषित नहीं होने पाता। तो आगे जैसा कि हम बढ़ते हैं और देखते हैं, द फिल्टर्ड फ्लूइड इज प्रोटीन फ्री एंड इज डिवाइड ऑफ सेल्स, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स एंड दैट इज द ब्लड सेल्स।
particularly about which we know that RBC, WBC, and platelets, which are the important component of the blood. The glomerular filtrate enters the Bowman capsule of the nephrons for further filtration. This process of filtration into the blood into the Bowman's capsule is called the ultrafiltration. Now, the glomerular filtration is followed by the two processes which I have discussed together, that is the reabsorption and secretion. Reabsorption means the reabsorptions of very essential component in when the glomerular filtrate passes through the PCT and DCT, that is the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubules, and through the loop of Hormonal. The filtrate then follows through the rest part of the nephron, such as proximal convoluted tubule (PCT), Hormonal loop, and distal convoluted tubule, that is the DCT, where more reabsorption and secretion occur. जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे जैसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी, हनल लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डीसीटी से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से अवशोषण और इसमें अन्य उत्सर्जीय पदार्थ जो ब्लड से आते हैं वे स्रावित हो जाते हैं और कुल मिलाकर यूरिन के रूप में इसका निष्कासन होता है शरीर के बाहर। तो हम पहले देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। द फिल्ट्रेट दैट इज फाउंड पर डे इज 180 लीटर पर डे। हाउएवर द यूरिन रिलीज्ड is around 15 liters per day. This means around 99% of the filtrate is reabsorbed by the tubules. This is an important step because in this step some of the useful filtrate substances are reabsorbed and back into the blood stream. जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में रहना आवश्यक होता है। ये इनके द्वारा ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बैक टू ब्लड इनको भेज दिया जाता है। साथ ही साथ ट्यूबुलर सिक्रिएशन की भी क्रिया होती है। While the other metabolic waste are secreted by the tubular cells into the tubule to be eliminated from the body, it includes secretion of the potassium, hydrogen, ammonia, and some waste like hippuric acid, etc. Hence, it is tubular secretion. So, as I have discussed, glomerular filtration is followed by the two steps. That is the step number 2, reabsorption. Reabsorption of the trace element which is essential for the body and the excretion of the water in less amount. Hence, it is reabsorption, and tubular secretion is the secretion of some essential, non-essentials, ions, electrolytes in the form of potassium, hydrogen, ammonia, and some waste like hippuric acid. Hence, it is tubular secretion. Now, the remaining fluid then flows into the loop of Hormonal, where water and electrolytes are further reabsorbed or re-excreted. Now, finally, the filtrate follows into the distal tubule and collecting duct, where the more reabsorption and secretion occurs before the final urine is found. It passes out of the kidney through the renal pelvis into the ureter and down to the bladder and excreted through the urethra. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तरल के रूप में शरीर के बाहर यूरिया का उत्सर्जन होता है वह मूत्र के रूप में होता है। मूत्र की अगर परिभाषा को देखें तो यूरिया एवं कुछ अन्य अवशिष्ट लवणों और रक्त में मौजूद अतिरिक्त जल का पीले तरल, जिसे मूत्र कहा जाता है, के रूप में हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हार्मोनल रेगुलेशन इन द यूरिन फॉर्मेशन, अर्थात यूरिन फॉर्मेशन का हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे number 1 hormone, that is the antidiuretic hormone, which is known as ADH, a hormone which is produced by the hypothalamus
एंड सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि आप जानते हैं और मैंने भी बताया कि हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, किंतु ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, अर्थात पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में इनका संश्लेषण नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, सिक्रिएशन होता है। और ऐसा ही एक हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, अर्थात यह हमारे शरीर में डायरिया की स्थिति को नहीं आने देता। दैट इज द एक्सेस secretion of the water is not take place under the regulation of this hormone, that is the antidiuretic hormone. So here I have said I have explained that the ADH of the posterior lobe triggers the reabsorption of water by the kidney, and where more particularly in the distal convoluted tubule of the kidney, which is followed by the collecting duct. ADH is also known as vasopressin because it is vasoconstrictor, constricts the blood vessels and raises the blood pressure. Now, here it acts on the nephron of the distal convoluted tubule DCT and collecting duct and increase the reabsorption of water. It controls the water levels in the body, thus it also produces concentrated urine, as I have discussed. और मैंने इस बात पर बार बार चर्चा की कि अगर आपको पूछे कि कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, और अगर डाइल्यूटेड यूरिन की बात करें तो वह प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो यूरिन पास करता है वह डाइल्यूटेड होता है, अर्थात इसमें तरल की मात्रा, वाटर की मात्रा अधिक होती है, जबकि कंसनट्रेटेड यूरिन में वाटर की मात्रा कम होती है, फिर भी मूत्र में 90+ वाटर होते हैं जो भी मूत्र एक्सक्रीटेड होता है। और हम जैसा डिस्कस कर चुके हैं 1.5 लीटर यूरिन का मूत्र के रूप में पर डे निष्कासन होता है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द एडीएच कैन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह डायबिटीज मेलिटस से भिन्न होता है और इसमें भी बार बार यूरिन का स्रावन होता है, सिक्रिएशन होता है, यूरिन अधिक मात्रा में शरीर से उत्सर्जित होते हैं। यह डायबिटीज मेलिटस से भिन्न है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। डायबिटीज मेलिटस एक रोग है, डायबिटीज इंसिपिडस एक डिसऑर्डर है जो एक कम एडीएच के प्रभाव के कारण होता है। अंडर सिक्रिएशन ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, whereas the insufficiency of the insulin hormone, which is secreted from the beta cells of islets of Langerhans of pancreas, causes the diabetes mellitus or madhumeh. Now, the second hormone is aldosterone, which is a hormone produced by the adrenal cortex of the kidney. It affects the concentration of the minerals sodium plus and potassium plus, that is the Na plus and K plus. Aldosterone is referred to as the mineralocorticoid, a corticosteroid that affects the iron and water balance. अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे प्रकार के एंजाइम के बारे में। द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज वन ऑफ द एल्डोस्टेरोन रिलीज इज कंट्रोल। यूरिन की अगर बात करें, यूरिन में लगभग 95+ वाटर होता है जबकि 5% वेस्ट होते हैं जिसमें आयंस ऑफ द सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में क्रिएटिनिन, यूरिया और अमोनिया होता है। एक पिगमेंट यूरोक्रोम या यूरोबिलिन के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स 3-4 फैक्ट्स के बारे में। यह फैक्ट है रिगार्डिंग द फिल्ट्रेट दैट इज फाउंड पर डे। जैसा कि मैंने चर्चा किया
कि द filtrate that is found per day is 180 liters. However, the urine release is around 1.5 liters per day. Then, what is the reason behind it? This is due to an important step of reabsorption in which about 99% of the filtrate is reabsorbed by the tubules containing many useful substances and again passes back into the bloodstream. And more particularly due to the reabsorption of the water when the diluted urine passes through the distal convoluted tube DCT of the nephron. Now, important facts regarding the antidiuretic hormone ADH हार्मोन और पूर्व में भी मैंने एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जिक्र किया और इसमें नेफ्रॉन के अंतर्गत हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन के अंतर्गत भी एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में डिस्कस किया और मैंने बताया। फिर एक बार रिपीट करते हैं, यह हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रिएशन इसका होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी अर्थात न्यूरो हाइपोफाइसिस से। इसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और यह हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स टेम्पोरली के द्वारा ये स्रावित किए जाते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, खास करके पार्स नर्वोसा व्हिच इज द मेजर पार्ट और द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी and temporarily stored and released by the posterior lobe of the pituitary gland. The posterior lobe of pituitary gland is also known as neurohypophysis, as I have discussed, and it is involved in the temporary storage and release of the antidiuretic hormone, which is known as ADH. If this hormone secretion is reduced, now here the case, if the ADH secretion reduces, then what type of condition will be created? Then an increased production of urine will take place. This order is known as diabetes insipidus. And I have concluded the two themes. A high ADH level causes the blood to produce less urine, and a low level results in the greater urine production. Now I am going to discuss the facts regarding the confusion between the diabetes insipidus and diabetes mellitus. As we know, diabetes insipidus is caused due to the under-secretion of the ADH or antidiuretic hormone or vasopressin, which is secreted from the posterior pituitary lobe and which is produced in the hypothalamus of the brain. Whereas the diabetes mellitus is caused due to the insufficiency of the insulin hormone secreted by the beta cells of the islets of pancreas. तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, एक एडीएच के कमी के कारण अंडर सिक्रिएशन के कारण होता है, उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें यूरिन त्याग करने की इच्छा बार बार होती है, अधिक मात्रा में शरीर से यूरिन का निष्कासन होता है। दूसरी स्थिति होती है डायबिटीज मेलिटस, इसमें भी बार बार यूरिन का स्राव होता है, साथ ही साथ इसमें शुगर की मात्रा रहती है और यह मधुमेह रोग कहलाता है और यह होता है इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण, अंडर सिक्रिएशन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, जिस हार्मोन का स्रावन आइसलेट्स ऑफ लंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज अर्थात पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह 3-4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव का स्रोत है, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस and ADH, diabetes insipidus, and the source of insulin is the beta cells and the source of insulin is the pancreas. I have discussed at the many steps and many videos about this, and will have to note the point. Now the fourth important facts regarding the kidney failure. बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है
जब हमारा किडनी फेल्योर होता है और वह किडनी के फेल्योर होने से हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ड्यू टू इन्फेक्शन इन द किडनी एंड इंजुरी टू द किडनी और द रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी may stop working and complete failure. In this case, when our kidney completely failure, then what condition will arise? So, kidney allows urea and other waste product to build up in the blood. Even the amount of water in the body is not regulated. In such a condition, the patient is given proper treatment. तो पहला सॉल्यूशन है कि या तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए, किडनी प्रत्यारोपण किया जाए। किसी एक व्यक्ति का किडनी दूसरे व्यक्ति में जो जिनका किडनी खराब हो चुका है उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, या फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है जो तत्कालीन होता है, एक डायलिसिस मशीन के प्रयोग के द्वारा किडनी के कार्य को किया जाए, और इसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, और इसके द्वारा डायलिसिस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्योंकि कल यह वीडियो काफ़ी लंबा होने चला था, इसलिए आज मैंने यूरिन फॉर्मेशन को एक अलग वीडियो के रूप में, जो कि सेट नंबर 43 के नाम से जाना जाएगा, आज मैंने कंक्लूड किया। तो चलिए आज हम समाप्त करते हैं एक्सक्रीशन चैप्टर को अपने इस वीडियो के साथ। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह होगा सर्कुलेटरी सिस्टम पर। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, what is the composition of the blood, and what are blood vessels, that is the artery and vein, and what is the pulmonary artery and what is the pulmonary vein, and various points which will be important for you in my next video, and observe this. So once again, thanks for watching. Good evening.